हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत आपके अपने चैनल जिना नॉलेज पे। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे संगीत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं एनसीईआरटी के, ठीक है? एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहा है टॉपिक वाइज़, तो हम लोग उसी कड़ी में थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़े हैं और हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे। आज जो है 3-4 टॉपिक से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज़ टॉपिक जो है आप लोग का कवर हो जाए और बहुत अच्छे से इसलिए मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके माइंड तक इसको सेट कर देना है और बिल्कुल आपको जो है एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई प्रकार का संशय न रहे। तो आपके एग्ज़ाम आते-आते आपके जितने भी प्रकार के जो जो भी टॉपिक्स हैं, जहाँ से भी पूछे जाते हैं, वो आपका सारा क्लियर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सीरीज़ बाय सीरीज़ जो है बढ़ते चलिए और आप लोग जितने भी सेशन अभी तक चैनल पे जो अपलोड है, एक बार उन सभी को भी देख लीजिएगा रिवीज़न के दृष्टिकोण से, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत हो जाए, ठीक है? ताकि दोस्तों आपको निकालने के लिए 100 बार जो है सोचना पड़ेगा आयोग को, ठीक है? तो आप लोग ऐसा प्रश्न मैं करवा चुका हूँ और आप लोग रेगुलर बने रहिए। चलिए हम शुरू करेंगे दोस्तों यहाँ पे इस सेशन का जो है पहला प्रश्न। लेकिन बस आप लोगों से खास छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा ना, आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्राचीन काल में जो व्यक्ति पद रचना तथा स्वर रचना दोनों में प्रवीण होते थे, कौन सी भाई? तो एक आपका क्या करता था? एक करता था आपका पद रचना, ठीक है? पद रचना करता था और एक और क्या था? एक स्वर रचना था। यानी एक ही व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना दोनों में प्रवीण होते थे, वह क्या कहलाते थे? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका जवाब होगा वो वाग्यकर कहे जाते थे। वाग्यकर किसको कहते थे? तो जो पद और स्वर रचना दोनों करने में प्रवीण थे, तो वो वाग्यकर कहलाते थे, ठीक है? चलिए देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, क्या पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर में उत्तम वाग्यकर के कितने गुण बताए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तम वाग्यकर के जो गुण है, यानी वाग्यकर आप लोग जान लिए कि किसको कहते हैं, तो पद रचना और स्वर रचना जो कर रहा था, तो उसके जो गुण हैं वो गुण कितने होने चाहिए, कितने गुण बताए हैं संगीत रत्नाकर में सारंग देव जी ने, ठीक है? किसने? सारंग देव जी ने कितने गुण बताए हैं वाग्यकर के? तो वाग्यकर के दोस्तों मैं बता दूं कि आपको इसके जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 28 गुण बताए हैं उत्तम वाग्यकर के, ठीक है? 28 28, ठीक है? चलिए यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेते हैं, गुण और दोष की बात आई तो गायक के कितने गुण और दोष बताए गए हैं भाई? जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से कितने गुण और दोष उसके बताए गए हैं किसी गायक के, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नंबर 3 हमारा जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, वो क्या है कि भारतीय संगीत में थाट राग पद्धति के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो प्रचार का श्रेय जो है ये 2 लोगों के पास जाता है। एक कौन सी? एक आपकी उत्तरी वाली हो जाती है और एक आपकी हो जाती है दक्षिणी वाली। तो ये आप थाट कह लीजिए या मेल कह लीजिए, क्योंकि थाट को संस्कृत में मेल कहा जाता है भाई, याद रखिएगा। थाट को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो उसको मेल कहते हैं, ठीक है? तो थाट राग पद्धति का जो प्रचार का जो श्रेय जाता है उत्तरी के लिए आपके जाएगा किसको? भातखंडे जी को। और दक्षिणी के लिए किसको जाना है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। तो हमारा जो जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्त, वो जवाब क्या बनेगा? थाट राग पद्धति के लिए एक आपके पलुस्कर जी भी और एक आपके भातखंडे जी भी। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? भाई स्वर, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? कुल कितने स्वर? अगर कुल पूछ रहा है ना स्वर, तो सप्तक में तो 7 जो हमारा शुद्ध है वो वहाँ पे शामिल होगा ही। अब प्लस में उसके साथ आपका 5 विकृत भी शामिल होगा। तो कुल कितने हो गए भाई? तो 7 शुद्ध और 5 विकृत हो गए। यानी कि कुल आपके कितने स्वर होंगे एक सप्तक में? कुल आपके 12 स्वर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग बिलावल के लिए कौन सा कथन सत्य है? भाई सत्य कथन को पहचानना है कि बिलावल के लिए जो है कौन सा कथन जो है हमारा सत्य होगा। तो सत्य क्या होगा कि इनमें बिलावल जो है ये आश्रय राग हो जाएगा। ये अगर थाटों की बात करेंगे तो इसमें अगर तो ये एक बिलावल थाट से ही उत्पन्न राग माना जाता है। चलिए पढ़ते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। इसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। जी ये तो बिल्कुल सही है। आगे पढ़ना है, इसकी उत्पत्ति बिलावल थाट से मानी जाती है। जी बिल्कुल ये भी सही है, बिलावल थाट से है। इसकी जाति वक्र संपूर्ण है। नहीं भाई इसकी जाति वक्र संपूर्ण नहीं है। इसकी जाति आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि बिलावल किस जाति का राग है। चलिए जरा आप लोग कमेंट कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और फटाफट जो है टाइप कीजिए दोस्तों बिलावल किस जाति का राग है। तो इसके लिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्योंकि यहाँ पे 2 कथन सही मिला है, इसलिए 1 से अधिक वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भातखंडे के अनुसार 12 स्वरों से कितनी थाटों की रचना की जा सकती है। देखिए भाई, स्वर तो कितने हैं, 12 माने हैं 12 है, तो 12 स्वरों से कितनी थाटों की रचना की जा सकती है भातखंडे जी के अनुसार। तो 12 स्वरों से जो रचना की जाएगी दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये आपके कितने थाटों की रचना हो जाएगी, ये आपके हो जाएंगे 32 थाटों की रचना हो जाएगी कुल। ठीक है, 36 नहीं होगा, 72 भी नहीं होगा, क्योंकि 72 जो है वो आपको याद रखना है। 72 वाले में क्या याद रखना है कि वेंकटमुखी का ये माना गया मेल है। ठीक है, और इनमें से जो मुख्य 19 जो है वेंकटमुखी का, वही दक्षिण में आज प्रचलन में है, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट प्रचलन में है, जो कि भातखंडे जी द्वारा बनाया गया था। और 12 स्वरों से अब जो है अधिक से अधिक जो आपकी हम कह सकते हैं कि कितनी थाटों की रचना, तो आपके 32 थाटों की रचना हो सकती है 12 स्वरों से। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर है कि रागों की कितनी मुख्य जातियां हैं। तो रागों की जो कितनी मुख्य जातियों की अगर हम बात करें तो मुख्य जातियां कितनी भाई आपके कौन कौन से हो जाते हैं। औडव हो जाता है, औडव, एक आपका हो जाता है साडव, औडव साडव, और एक और आपका क्या हो जाता है, संपूर्ण। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, रागों की मुख्य जातियां हैं। औडव हो गया, साडव हो गया और संपूर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 3। कौन कौन से, औडव साडव और संपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, औडव जिसमें कि 5 स्वर का प्रयोग किया जाता है भाई, और साडव जिसमें कि 6 स्वर का प्रयोग करते हैं, और संपूर्ण जिसमें कि 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि राग भैरवी की जाति बताएं। भैया भैरवी, देखिए भैरवी इसकी हम बात करेंगे तो भैरवी जो है भैरवी थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। ये क्या है, आश्रय राग है, आश्रय राग के अंतर्गत आते हैं। और भैरवी का गायन समय जो माना जाता है वो कब माना जाता है, प्रातः काल। ठीक है, ये आपके प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग के अंतर्गत में आते हैं भैरवी। तो इसकी जाति बताना है, इसकी जाति क्या हो जाएगी, तो भाई इसका जो जाति माना जाता है वो आपका संपूर्ण जाति माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर आपका वर्जित नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राग मारवा किस जाति का राग है। देखिए मारवा, मारवा ये भी आपको कैसा दिख रहा है, मारवा जो है आपका, मारवा क्या है, मारवा एक थाट है, और मारवा थाट से ही उत्पन्न उसी के नाम से जो राग है आपका, ये कौन सा राग हो जाएगा, ये आपका आश्रय राग। तो ये आपका हो गया आश्रय राग, और इसकी जाति पूछा जा रहा है कि इसकी जाति क्या हो जाएगी। तो नंबर 9 का जो जवाब होगा दोस्तों, इसमें मारवा में आपका साडव साडव इसकी जाति हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साडव साडव। चलिए आपको बताना है साडव साडव इसकी जाति हुई है तो क्यों हुई है, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या कोई स्वर वर्जित है, अगर वर्जित है भी तो कौन सा स्वर वर्जित है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राग भोपाली तथा मालकौंस की जाति। देखिए जाति के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। एक मैं आपको स्पेशल सेशन तो इसका दे ही चुका हूँ, आगे भी और एक स्पेशल सेशन दे दूंगा आप लोगों के लिए। रागों के वादी स्वर, संवादी स्वर, उसके संप्रकृति राग, तो वो सब का जो है आपके पास जो है सेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके सर्च कीजिए, वहाँ पे देखिए, और आप लोग को वहाँ से सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चलते जा रहे हैं, तो इसमें से जो कुछ आपके बीच में राग भी थे तो उसको भी मैंने ले लिया है। तो राग भोपाली तथा मालकौंस की जाति, देखिए भोपाली की हम बात करेंगे तो इसकी जाति में क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए भोपाली में क्या होता है, भोपाली का वादी संवादी तो गधा हो जाता है, लेकिन इसमें म और नी क्या होते हैं, वर्जित हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे मालकौंस की, तो मालकौंस में आपका कौन सा स्वर वर्जित, रे और प आपका वर्जित हो जाता है। तो यहाँ पे आपके दो स्वर जो हैं वर्जित हो जाते हैं, इसी के कारण इसकी जो जाति बन जाती है, इसकी जाति क्या हो जाएगी, इसकी जाति बन जाएगी भाई आपका औडव औडव, इसकी जाति बन जाएगी ऑप्शन नंबर ए। 2 स्वर, देखिए कुल स्वर कितने होते हैं राग में, अधिक से अधिक 7 स्वर लगते हैं ना, तो 2 स्वर जैसे कि वर्जित हो गया, इसमें भी 2 स्वर, इसमें भी, तो बचा कितना भाई, 5 बचा। तो 5 वाले को क्या कहते हैं, औडव, तो औडव औडव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि रागों की कुल कितनी जातियां मानी गई है। देखिए रागों की कुल जातियां मैंने आपको बताया कितनी, रागों की मुख्य जातियां कितनी हुई, 3, लेकिन इन्हीं 3 से जो है, इन्हीं तीनों का 3-3 होकर आपके कुल जातियों की संख्या 9 हो गई है। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब हो जाएगा आपका 9। जैसे कि जाति आप लोग जानते हैं कि औडव साडव संपूर्ण होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, औडव औडव हो गया, और फॉर औडव मानिएगा, सा फॉर साडव और सम फॉर संपूर्ण। ठीक है, तो ये अगर हम औडव वाले में निकालेंगे तो एक तो हो जाएगा आपका औडव औडव। ठीक है, तो एक हो गया आपका औडव औडव।
ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक बार औडव के साथ एक बार साडव लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा औडव साडव, ठीक है, औडव साडव। एक बार और क्या लेंगे, औडव के साथ संपूर्ण लेंगे तो और क्या बनेगा, औडव और संपूर्ण, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बस समझाने का तरीका को समझिएगा तो आप लोग को राइटिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन गए, एक आपका औडव से बना केवल औडव औडव, औडव साडव और औडव संपूर्ण, एक से बन गए 3, तो भाई 3 से कितने बनेंगे 3:3, यानी कि इक्वल टू टोटल 9, ठीक है। तो रागों की कुल जातियां 9 होती है। कैसे बनी तो आप लोग समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 12 हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछ रहा है कि प्राचीन काल में इनमें से किसका प्रचलन था, भाई किसका, राग का, जाति गायन का, मेल का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें इसका जवाब क्या देना है कि प्राचीन काल में इनमें से किसका प्रचलन था। तो प्रचलन की अगर बात करेंगे तो प्राचीन काल में आपका जाति गायन जो था वो प्रचलन में था, राग तो आज है, मेल भी आज है, यानी कि आधुनिक में ये चल रहा है। तो आपका जाति गायन जो कहाँ से है, ये आपका प्राचीन से, इसलिए सही जवाब हो जाएगा जाति गायन। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है कि राग शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक परिभाषा किसने बताया था। देखिए आप लोग क्या पढ़ते आए थे आज तक कि राग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था, तो बिल्कुल वो मतंग ने किया था। लेकिन अगर प्रश्न को कैसा दोस्तों मॉडरेट करता है तो दोस्तों प्रश्न को आपको इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बस मॉडरेट करे या फिर सिंपल रखे तो बस आपके माइंड में वो सेट होना चाहिए आपको वो चीज़, तो आप वहाँ से आसानी से जो है जवाब दे सकते हैं। तो राग शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक परिभाषा किसने बताया भाई, तो ये बताने वाले आपके कोई नहीं बल्कि केवल और केवल ये मतंग थे, जो कि सर्वप्रथम राग शब्द का उल्लेख जो है इन्हीं के ग्रंथ में हुआ था और प्रमाणिक परिभाषा जो है यही बताने वाले व्यक्ति थे। इनका ग्रंथ था कौन सा, बृहदेशी, ठीक है, इनका ग्रंथ था दोस्तों बृहदेशी और काल इसकी मानी जाती है 8वीं शताब्दी की। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कोई बात नहीं, वैसे 8वीं ही को ही माना जा रहा है। चलिए आगे देखिए। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नंबर 14 की गीतियों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों गीति की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो गीतियों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है। देखिए गीतियाँ कौन कौन से होती है, पहले आप लोग देखिए, शुद्धा, भिन्ना, ठीक है, गौड़ी, आपका एक हो जाता है बेसरा, और आपका क्या होता है बेसरा के बाद साधारणी, ठीक है, साधारणी। तो ये आपके कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गीतियों की संख्या कितनी मानी गई है, 5 मानी गई है। गीतियां कौन कौन सी है, तो शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी, ये 5 प्रकार की गीतियां बताई है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नंबर 15। क्या पूछा जा रहा है इसमें से, जिसमें एक स्वर दूसरे स्वर तक अखंडित रूप से खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि प्रश्न को जैसा कि मॉडरेट किया गया है भाई, तो आप लोग को यहाँ से कहीं भी हिचकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल आसानी से इसको देखना है कि एक स्वर क्या है कि दूसरे स्वर तक अखंडित, यानी कि मान लीजिए जैसे आपका सा है और यहाँ पे प है, तो एक स्वर से हम दूसरे स्वर पर जाएंगे तो कैसे, बिना खंडित किए हुए, यानी कि डायरेक्ट जाना है। तो डायरेक्ट जाना है तो भाई ये क्या हो जाता है, खींचा गया स्वर, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका क्या कहेंगे, उसे मीड कहेंगे। मीड यही तो है मीड आपका, यानी स्वरों को अटूट बोलना क्या कहलाता है, मीड कहलाता है। आप लोग आज तक ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मॉडरेट करके आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक स्वर दूसरे स्वर तक अखंडित, यानी कि बिना खंडित रूप से खींचा जाता हो, ठीक है। सा के बाद हम प तक यानी अखंडित, बिना खंडित किए हुए खींचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों गमक कहेंगे, नहीं सॉरी मीड कहेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, मीड। गमक क्या होता है भाई, तो गमक तो स्वर का जो कंपन होता है तो वो उसको गमक कहते हैं ना। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि 4 या 4 से अधिक स्वरों का द्रुत प्रयोग क्या कहलाता है। तो भाई 4 स्वर या फिर 4 से अधिक 5 6 7 ये सब का क्या हो जाता है, अगर हम इसकी द्रुत प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि उसको दोस्तों क्या कहेंगे, उसको कहेंगे खटका कहेंगे, ठीक है। 4 या 4 से अधिक स्वरों का द्रुत प्रयोग, द्रुत गति में प्रयोग क्या कहलाता है, तो वो आपका खटका कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा 4 स्वर वाला या 4 से अधिक वाला खटका कहलाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको दिखा देते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि 3 या 4 स्वरों का द्रुत प्रयोग, द्रुत गति में उच्चारण करना क्या कहलाता है, या फिर प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो 3 या 4, तो 3 से जब 4 हो वहां पे क्या था, 4 या 4 से अधिक था, ठीक है। 4 या 4 से क्या था, अधिक था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3 या 4 स्वरों को द्रुत गति में प्रयोग क्या कहलाता है, तो 3 से 4 अगर होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, सही जवाब हो जाएगा मुर्की, ये मुर्की कहलाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये क्या कहला जाएगा, मुर्की कहला जाएगा। अगर 4 या 4 से अधिक, यानी कि 5 6 7 मान लीजिए अधिक कुछ भी, तो ये आपका कहला जाएगा खटका। तो समझ चुके होंगे आप लोग खटका और मुर्की क्या होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, थ्योरी जो है पढ़ाने की जरूरत कहीं से पड़ेगी? कहीं नहीं। अगर बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज अगर हम उठाते चले जाएंगे आपको, तो आप लोगों को कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस दोस्तों जरूरत पड़ेगी तो एक चीज़ की मुझे पड़ेगी आप लोगों से, कि बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही उन बच्चों के पास सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो बस आप लोग जैसा कि जानते हैं कहावत को, कर भला हो भला, तो बस भाई भला करते रहिए, भला होते रहेगा। तो बस यही चीज़ है कि आप लोग के लिए इतना करते हैं, तो बस कुछ ना कुछ तो बस है कि बस आपसे क्या होना है, मोटिवेट होना है, कि बस मोटिवेशन मेरी हाई रखिए, आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है हमारा। क्या पूछ रहा है, गत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए गत भाई कितने प्रकार के होते हैं? तो गतों की अगर हम बात कर ले तो गत में आपका हो जाता है एक आपका कौन सा, मसीद खानी गत, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है आपका, रजा खानी गत, ठीक है, रजा खानी गत। तो ये आपके गत के जो प्रकार हो गए कितने, एक और एक दो। तो यहाँ पे कितने प्रकार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का। आपके गत दो प्रकार के होते हैं, अगर पूछेगा कौन कौन, तो मसीद खानी गत और दूसरा रजा खानी गत। आइए अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, मसीद खानीगत खाली स्थान लय प्रधान होती है। देखिए मसीद खानीगत लय प्रधान होती है भाई, तो कौन सा लय, द्रुत लय प्रधान या विलंबित लय प्रधान या मध्य लय प्रधान? इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए मसीद खानी, ये क्या होता है दोस्तों, मसीद खानी जो आपके होते हैं, मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मसीद खानी जो है ये आपका विलंबित लय प्रधान होता है, यानी मसीद खानीगत जो है विलंबित लय में गाया जाता है, विलंबित लय में बजाया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। यानी मसीद खानीगत जो है आपका विलंबित लय प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मसीद खानीगत किस मात्रा से प्रारंभ मानी जाती है, यानी कौन से मात्रा से? देखिए तीसरी मात्रा खाली के बाद आपका जो प्रारंभ जो होता है, तीन मात्रा खाली के बाद, तो वो कौन सी मात्रा से प्रारंभ मानी जाती है दोस्तों? पहली जी नहीं, तीसरी भी नहीं, ये जो मानी जाती है प्रारंभ, मसीद खानीगत जो है प्रारंभ होती है 12वीं मात्रा से, ठीक है। कौन सी मात्रा भाई, आपको याद रखना है, मात्रा हो जाएगी 12वीं मात्रा से ये आपकी मानी जाती है, क्या मानी जाती है, प्रारंभ मानी जाती है। कौन, तो मसीद खानीगत, ठीक है। इसके आविष्कारक दोस्तों हम बता दें आपको, मसीद खानीगत के आविष्कारक मसीद खां थे, ठीक है, मसीद खां। कहीं पे आपको मसीद भी लिखा मिलेगा, मसीद खां, कहीं पे आपको मसीद खानी भी मिलेगा देखने को, मसीद खानी। तो त और ये आपका त और द में थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, तो बिल्कुल आप लोग को कुछ रहे आप लोग समझ जाइएगा वही चीज़। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, दीर दा रा दा दारा किस गत के बोल हैं? दोस्तों देखिए दीर दा रा दा दारा, ये किस गत के बोल हैं? तो दीर दा रा दा दारा जो ये जो गत है ना भाई, ये कौन से गत हो जाएंगे, ये आपके मसीद खानी गत के ही बोल हैं। दीर दा रा दा दारा, ये आपके किस गत के बोल हैं, इसको याद रखिएगा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि मसीद खानीगत हेतु मुखड़ा खाली स्थान मात्राओं में होना अति आवश्यक है। तो भाई मसीद खानीगत जो कि विलंबित गत के नाम से भी जाना जाता है, तो विलंबित गत का जो मुखड़ा होता है कितनी मात्राओं में होना अति आवश्यक माना जाता है? भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसमें कम से कम जो है 5 मुखड़े का होना अति आवश्यक माना जाता है। किसमें, मसीद खानीगत में मुखड़ा कितना मात्रा का होना चाहिए, कम से कम भाई आपके 5 मात्राओं का होना चाहिए, ठीक है, 5 मात्राओं का। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, क्या है प्रश्न कि रजा खानीगत किस लय में बजाई जाती है? देखिए मसीद खानी मैंने आपको बता दिया कि मसीद खानी की लय कैसी थी, तो मसीद खानी की लय विलंबित थी, लेकिन यहाँ पे जो है विलंबित तो इसका होगा नहीं। रजा खानी क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट द्रुत होता है, ठीक है। रजा खानीगत किस लय में बजाई जाती है, तो रजा खानीगत द्रुत लय में बजाई जाती है। और इसके आविष्कारक की अगर हम बात कर लेंगे तो इसके आविष्कारक थे रजा खां, ठीक है भाई। इसके आविष्कारक कौन थे, रजा खां, इसके आविष्कारक थे रजा खानीगत का, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि रजा खानीगत की प्रकृति कैसी मानी जाती है? देखिए प्रकृति उसकी क्या होती है, क्या कोमल होती है या चंचल गंभीर, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो प्रकृति की अगर हम बात करेंगे रजा खानीगत की प्रकृति की, तो भाई इसकी जो प्रकृति होती है ना, वो कैसी, किस प्रकृति की है रजा खानीगत, तो ये चंचल प्रकृति की है, ठीक है। प्रकृति इसकी कैसी है, चंचल है। इसका जवाब हो जाएगा सही, रजा खानीगत की प्रकृति कैसी होती है, तो भाई चंचल प्रकृति की होती है, चंचल प्रकृति की मानी जाती है। आइए अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दीर दार दा, ये जो है आपके किस गत के बोल हैं? मैंने आपको बताया कौन सा, आपको मैंने ऊपर बताया दीर दा रा दा दारा,
ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया दिर दा राधा दारा, ये किसके थे? ये आपके मसीद खानी के थे। लेकिन यहाँ पे अंतर समझिए, यहाँ पे क्या है, दिर दार दा, दिर दार दा किस गत के बोल हैं? तो दोस्तों ये जो गत हो जाएगा ना आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसका गत का बोल हो जाएगा रजा खानी गत का। दिर अगर जिसमें रहेगा तो आपको याद रख लेना है कि रजा खानी का होगा। और आपका वो कौन सा था, दिर दा राधा दारा, यानी वो जब रहेगा राधा दारा तो वो आप समझना है आपको कौन सा, मस्जिद खानी गत। और दिर दार रहे तो दार से आपको पकड़ लेना है। ठीक है, ये रजा खानी गत का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि किस गत को पश्चिमी बाज के नाम से भी जाना जाता है? देखिए गत एक आपका होता है दोस्तों पूर्वी बाज, ठीक है, पूर्वी, और दूसरा होता है आपका पश्चिमी बाज। देखिए पूर्वी बाज जो होता है वो कौन सा होता है, पूर्वी, यानी कि आप जो है पूरब को देखेंगे तो पूर्वी बाज को लखनऊ बाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब आपको एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं ताकि दोस्तों आपका जो है क्लियर हो जाए। तो पूर्वी बाज को लखनऊ बाज के भी नाम से जानते हैं और पश्चिमी बाज को आपका कौन सा बाज, दिल्ली बाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली बाज आपका जो पूर्वी बाज जो है, लखनऊ बाज जो है, उसको क्या द्रुत गति में जो होता है ये प्रयोग होता है। और आपका जो पश्चिमी बाज है यानी जो दिल्ली बाज है वो क्या होता है, विलंबित होता है। तो विलंबित वाला कौन है, मसीद खानी बाज को दिल्ली बाज के नाम, मसीद खानी गत को दिल्ली बाज के नाम से भी जानते हैं। और एक आपका क्या हो जाता है, और आपका ये रजा खानी को पूर्वी बाज के नाम से जानते हैं। तो रजा खानी वाला याद रखना है आपके पूर्वी लखनऊ, और आपको मसीद खानी वाला याद रखना है दिल्ली और पश्चिमी। मसीद खानीगत को दिल्ली और पश्चिमी, और रजा खानी को आपका कहाँ हो जाएगा, पूर्वी और लखनऊ। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, मैं लिख नहीं पाया कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ किस नाम से जाना जाता है भाई, तो पश्चिमी बाज क्या हो जाएगा, पश्चिमी, यानी पूरब इधर हो गया और पश्चिम उधर उस तरफ, तो उधर भाई दिल्ली है तो दिल्ली वाला कौन सा, तो मसीद खां। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, मसीद खानी गत को क्या कहते हैं, पश्चिमी बाज के नाम से जाना जाता है। किसको, मसीद खानी गत को। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, रजा खानी गत के अंत में क्या बजाया जाता है? ठीक है, मैंने दोनों आपको बता दिया थी। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी, लखनऊ और दिल्ली दोनों मैंने आपको बता दिया, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ के रूप में यहाँ पे सारा कुछ, दोस्तों कुछ वैसे होते हैं जिसको मैं बताकर ही क्लियर कर लेता हूँ, एमसीक्यूज़ में उसकी संख्या देकर नहीं बढ़ाना चाहता। तो आप लोग जो है उसको कुछ नोट कर लीजिएगा और आपको माइंड में सेट भी कर लेना है उसको। ठीक है, तो रजा खानी गत जो है हमारा, इसके अंत में क्या बजाया जाता है? तो अंत में क्या बजाते हैं भाई, झाला बजाते हैं, तोड़ा बजाते हैं, रेला बजाते हैं, क्या बजाते हैं भाई? इसमें सबसे पहले ऑप्शन को छांटना सीखिएगा। रेला तो बिल्कुल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये भाई आपका तबला पे बजता है। ठीक है, तबला पे द्रुत गति में बजाया जाता है रेला, तो ये तो होगा नहीं। तोड़ा कहाँ बजता है, तोड़ा भी सितार पे और झाला भी ये बजता है। तो इसका जो जवाब होने वाला है, अब तो हमारे पास जो बच रहा है दो, इसमें से एक जवाब हो जाएगा क्या, रजा खानी गत के अंत में क्या बजाते हैं, तो झाला बजाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आपका, झाला। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो हो जाएगा कि लखनऊ बाज के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हम लखनऊ बाज के नाम से प्रसिद्ध की अगर हम बात कर लेंगे, तो मैंने आपको दिल्ली बाज ऊपर में बताया है, अब लखनऊ बाज को देखना है। तो लखनऊ आपका कौन सा हो जाएगा, लखनऊ बाज को क्या कहेंगे, पूर्वी बाज कहेंगे। ठीक है, पूर्वी बाज, लखनऊ को पूर्वी बाज, और पूर्वी में क्या हो जाएगा, तो आपका पूर्वी में द्रुत वाला जो हो जाएगा तो आपका रजा खानीगत हो जाएगा। ठीक है, मसीद खानी को आपको बता दिए हम पश्चिमी। ठीक है, आपको याद रखना है पश्चिमी, और ये आपका दिल्ली बाज। ठीक है, दिल्ली बाज के भी नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो हो जाएगा रजा खानी, ये आपका हो जाएगा पूर्वी, और इसको लखनऊ बाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका आगे बढ़िए। अगला बड़ा प्रश्न जो हो जाएगा हमारा, इसमें से किस गत में पहले विस्तार पूर्वक आलाप किया जाता है? तो भाई इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, विस्तार पूर्वक आलाप जो है वो किस में किया जाएगा? तो इसका जो सिंपल सा जो जवाब आएगा ना दोस्तों, सबसे पहले तो भाई आलाप को हम कैसे करते हैं, आलाप को तो विलंबित लय में ही किया जाता है ना, स्वरों का विलंबित जो आपका प्रस्तार होता है उसी को तो आलाप कहते हैं। तो विलंबित वाले में ही तो आलाप करना है। तो विलंबित कौन सा गत था, तो विलंबित आपका मसीद खानी था। ठीक है, समझ कर क्वेश्चन को करना है भाई, ऐसे समझो कि जो आपके माइंड में जो है सेट रह जाए। ठीक है, तो ऐसे समझ के करना है। तो विलंबित, तो विस्तार जब होगा, जब हम आलाप का विस्तार करेंगे, तो आलाप तो हम जानते हैं कि आपका क्या होता है, विलंबित लय में विस्तार किया जाता है, और विलंबित लय का गत आपका मसीद खानी है, तो इसलिए मसीद खानी हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, नो डाउट। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, किसने सितार पर 3 तार के स्थान पर 5 तारों को व्यवहार का आधार बनाया है? देखिए किसने जो है, कौन ऐसे थे, यानी कि जो आपके
रज़ा खां थे, रज़ा खानी गद के आविष्कारक थे वो, या ज़फ़र खां, या फिर आपके मसीद खां, जो मसीद खानी गद के आविष्कारक थे। तो कौन थे ऐसे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने 3 तार के स्थान पर कितने? 3 तार के स्थान पर 5 तार को व्यवहार में अपनाया या व्यवहार का आधार बनाया। तो वो कौन थे? 3 की जगह 5 करने वाले? तो वो आपके थे भई, आपके कौन थे? मसीद खां थे। ठीक है? मसीद खां थे। याद रखना है कैसे इसको 3 से 5 करेंगे ना, जबकि मान लीजिए हमको यहाँ पे जो है आपको 3, यहाँ पे 1 है, तो जितना आगे बढ़े हैं तो याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अगर होगा तो विलंब होगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो विलंब होगा यानी देरी होगी। तो यहाँ पे था आपका 3 ही था, सॉरी 3 था, तो 3 ही था, तो 3 से हम 5 बढ़ाए हैं, तो विलंबित वाले में ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है? तो विलंबित वाले में जाएगा, तो 3 से 5 कौन किया था? तो विलंबित वाले मसीद खां हैं, तो मसीद खां ही किए होंगे, इसलिए सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ये आपका मसीद खां हो गया। बस दोस्तों कुछ नहीं, ये एक समझाने का एक कॉन्सेप्ट था बस, ताकि समझ जाएँ। अगर 2, 4, 10 लोग भी समझ जाएँगे तो भाई समझाना जो है वो सफल हो जाता है मेरा। तो लेकिन वैसे कोशिश रहेगी कि आप लोग हर लोग समझिए, और कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपना 100% दूँ, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको यानी 100 उनमें से 100% लोगों को समझ में भी आए। ठीक है? चलिए दोस्तों, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा मुझे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और साथ ही अगर आप लोगों को सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।